नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए इससे पहले मैंने आपको पॉलिटी के 5 पार्ट पढ़ाए हैं। तो भाई आज जो क्लास है वो पॉलिटी की नहीं है, बल्कि आज की जो क्लास है वो ज्योग्राफी की है। आज की जो क्लास है वो ज्योग्राफी की है, यानी कि आज की क्लास भूगोल की है। आज की क्लास भूगोल की है। इसके बाद मैं एक क्लास हिस्ट्री की अपलोड करूँगा, एक क्लास फिर मैं दूसरी भूगोल की अपलोड करूँगा। पहले मैं आपको सबकी एक क्लास दिखा दूँ, यानी कि मेरा पढ़ाने का तरीका। पहले मैं आपको सबका प्रत्येक सब्जेक्ट का एक तरीका दिखाऊंगा कि मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ। जैसे सबसे पहले आपने पॉलिटी देखी, अब की बार आज की जो वीडियो में आप भूगोल देखोगे कि मैं भूगोल कैसे पढ़ाता हूँ। इसके बाद आप देखोगे हिस्ट्री, केमिस्ट्री कैसे पढ़ाता हूँ। तो प्रत्येक सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट की मैं पहले एक एक चैप्टर पूरा करूँगा। तो भाई जो भी हमारे चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ जाएं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। भाई आज जो हमारा टॉपिक है वो है भूगोल, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो भूगोल है। टॉपिक तो हम ही बताएंगे किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो जो भूगोल है, भूगोल में आप पढ़ने से पहले एक बात समझ लो कि जो भूगोल है उसमें सबसे ज़्यादा भूगोल याद नहीं करी जाती है, भूगोल समझी जाती है। जो भूगोल है वो समझी जाती है और भूगोल में कल्पना करना आवश्यक है। यदि भूगोल में कल्पना नहीं करोगे तो भूगोल समझ में नहीं आएगी। कल्पना का अर्थ क्या है? जैसे मैं आज आपको ब्रह्मांड पढ़ाऊंगा। भूगोल, विश्व भूगोल का पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। तो जब तक आप ब्रह्मांड के बारे में सोचोगे नहीं, मतलब भूगोल में थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। भूगोल में सोचना जरूरी है, नहीं तो भूगोल समझ में नहीं आएगी। और दूसरी बात, भूगोल पढ़ने के लिए आपके पास मानचित्र होना आवश्यक है। जो एटलस होता है, एटलस होना जरूरी है। जो 2 प्रकार के होते हैं एटलस भी, वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपके लिए आवश्यक है वो एक तो भौतिक होता है। आप भौतिक ले लीजिएगा, जिसमें सभी स्थल आकृति दिख जाएं, जिसको बोलते हैं फिजिकल मानचित्र होता है। तो आप जो विश्व भूगोल पढ़ोगे या भारत भूगोल पढ़ोगे, आपके पास भारत भूगोल और विश्व भूगोल दोनों का मानचित्र या एटलस होना चाहिए, तभी ये समझ में आएगी। अभी तो जो टॉपिक है उसके लिए कोई मानचित्र की जरूरत नहीं है, बस उसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आज मैं ब्रह्मांड पढ़ाऊंगा और ब्रह्मांड ऐसा पढ़ा दूंगा कि भाई आप कभी भी नहीं भूलोगे कि ब्रह्मांड क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। तो भाई शुरू करने से पहले मेरा कहना यही है, जो भी वीडियो को देख रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक करें। यदि वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको बस इतना समझना है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। बाकी किताबों से पढ़ लेते हैं कि रट लेते हैं कि ब्रह्मांड में इतने अरब आकाश गंगाएं हैं। मैं समझाऊंगा आकाश गंगा क्या है, आकाश गंगा है क्या, मैं तो ये समझाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम भूगोल के बारे में बता देते हैं। भूगोल, जो भूगोल शब्द है वो ज्योग्राफी, मतलब भूगोल लैटिन भाषा के शब्द भूगोल, जो भूगोल शब्द है वह लैटिन भाषा के जियो प्लस ग्राफिक शब्द से मिलकर बना है। भूगोल लैटिन भाषा के जियो प्लस ग्राफिक शब्द से मिलकर बना है। इस जियो प्लस ग्राफिक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है, इसमें जो जियो है GEO, इसका जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी, इसका अर्थ होता है पृथ्वी। और जो ये ग्राफिक है GRAPHIC, इसका जो अर्थ होता है वो होता है अध्ययन, अध्ययन करना या फिर व्याख्या करना, अध्ययन या व्याख्या करना, अध्ययन करना या फिर व्याख्या करना। तो कहने का अर्थ यह है, दोनों को मिलाकर बोलेंगे कि पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी की व्याख्या करना।
जो ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफिक शब्द से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के ज्योग्राफिक शब्द से मिलकर बना है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी की व्याख्या करना, ये ज्योग्राफी शब्द का अर्थ है। अब ये तो एक बेसिक सी बात है, आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ मैं आपको शुरू से लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल जो भूगोल का अर्थ है मैं उसको बताकर चल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें एक सवाल आता है यहाँ से कि भूगोल का जनक किससे कहा जाता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भाई भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है हिकेटियस को, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। आपसे पूछे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो आपका उत्तर होगा हिकेटियस, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हिकेटियस को। इसके बाद लेकिन एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में, यहाँ पे एक सवाल और आता है, एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में, एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में, एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहते हैं, इरेटोस्थनीज को कहते हैं। एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अब सवाल यह है कि इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है। यहाँ पे ये सबसे पहले आपको ये नोट करने हैं भाई, ये जरूरी पॉइंट है जो मैंने बोले हैं। यहाँ से शुरू करना है आपको, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। फिर लिखना है एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहते हैं, इरेटोस्थनीज को कहते हैं। अब इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक क्यों कहते हैं, सवाल यह है इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक क्यों कहते हैं। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि इरेटोस्थनीज ने ही सबसे पहले ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज ने ही सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ज्योग्राफी शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले वो इरेटोस्थनीज ने किया था। इसलिए इरेटोस्थनीज को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में भूगोल का पिता कहा जाता है। अब ये भी सवाल बन सकता है कि सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने। और भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस को। एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को। और ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। इसके बाद अब कुछ बेसिक बात करते हैं। जो भूगोल है, भूगोल के दो भाग होते हैं, भूगोल के दो भाग होते हैं। जो मेन पार्ट होते हैं भूगोल के, मैं बताऊं जो हम पढ़ेंगे भूगोल के दो पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट पढ़ेंगे हम विश्व का भूगोल, विश्व भूगोल, पहला पार्ट पढ़ेंगे हम विश्व भूगोल। इसके बाद दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, दूसरे पार्ट में होगा भारत का भूगोल। भूगोल के दो भाग हैं, एक विश्व भूगोल और एक भारत भूगोल, जो हमें जो है पढ़ने हैं। विश्व भूगोल, एक विश्व भूगोल है और एक है भारत भूगोल। कोई भी देश हो, विश्व का भूगोल तो पूरी दुनिया में लागू होगा, लेकिन कोई भी देश हो उसका अपना अलग भूगोल होता है, उसकी अपनी अलग जलवायु होती है, उसके आसपास चलने वाली उसकी अपनी अलग धारा होती है, गर्म ठंडी जो भी है उसका अपना अलग क्षेत्र होता है, ठीक है, उसकी अपनी अलग भूमि होती है, उसके अपने अलग वन होते हैं, ये सब भूगोल में आता है। उसके अपने अलग मौसम होते हैं, कहीं वर्षा ज्यादा होती है, कहीं वर्षा कम होती है, कहीं दिन जल्दी निकलता है, कहीं दिन देर से निकलता है। ये सब उस देश के भूगोल में आता है, यानी कि जिस देश का हम भूगोल पढ़ेंगे। अब हम क्या बता रहे हैं कि हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे और भारत भूगोल पढ़ेंगे, हमें किसी और देश के भूगोल से मतलब नहीं है। विश्व भूगोल तो सभी को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमें अपने भारत का भूगोल पढ़ना है। बाकी हमें जरूरत नहीं है कि हम चीन का भूगोल पढ़ें,
क्योंकि हमें अपने भारत के भूगोल से मतलब है ओनली। तो पहले विश्व भूगोल पे क्लास है, यानी कि विश्व भूगोल हम शुरू कर रहे हैं। भारत भूगोल पर हम किसी दिन फिर क्लास देंगे, लेकिन आज जो क्लास होने वाली है, आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो विश्व भूगोल कर रहे हैं। अब जो विश्व भूगोल है इसके भी बहुत सारे पार्ट हैं, विश्व भूगोल के भी कई भाग हैं। विश्व भूगोल में जैसे हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, जैसे भौतिक भूगोल पढ़ेंगे हम विश्व भूगोल में, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे, राजनीतिक भूगोल पढ़ेंगे, राजनीतिक भूगोल पढ़ेंगे, और जलमंडल पढ़ेंगे, स्थलमंडल पढ़ेंगे। ऐसे भूगोल के कई सारे भाग हैं, इनको आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि हम जो आज शुरू करने जा रहे हैं वो विश्व भूगोल शुरू करने जा रहे हैं, और विश्व भूगोल पर ये पहली क्लास है, पहला चैप्टर होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे भौतिक भूगोल में हम जब शुरू करने जा रहे हैं सब भौतिक भूगोल में आएगा, ठीक है। हम जो शुरू करने जा रहे हैं पहाड़ पर्वत ये सब इसमें आएंगे भौतिक भूगोल में। आर्थिक भूगोल की बात करें तो कृषि से संबंधित या मिट्टी से संबंधित या आर्थिक भूगोल होगा। राजनीतिक भूगोल में देश की सीमाओं से संबंधित होगा, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, किस देश के कितने राज्यों कितने देशों से सीमा बनाता है, कितने उसमें राज्य है, मतलब उस देश किसी विशेष देश के बारे में जानकारी राजनीतिक भूगोल होगा। जलमंडल महासागरों के बारे में जानकारी, नदियों के बारे में जानकारी, झीलों के बारे में जानकारी, स्थलमंडल महाद्वीपों के बारे में जानकारी, तो ये सब विश्व भूगोल में आएगा। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो विश्व भूगोल है, और विश्व भूगोल का जो चैप्टर होगा वो पहला टॉपिक या पहला चैप्टर उसे कह सकते हैं। विश्व भूगोल का हम आज पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं, और उस अध्याय का जो नाम है वो है ब्रह्मांड। अध्याय का नाम है ब्रह्मांड। अध्याय का नाम है ब्रह्मांड। हम जो आज शुरू कर रहे हैं वो है ब्रह्मांड। तो भाई किताबों में से आप सभी पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया है, भूगोल में कल्पना करना जरूरी है। हम आपको समझा दूंगा कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। सबसे पहले आप समझ लो कि ब्रह्मांड है क्या। तो ब्रह्मांड है क्या, पृथ्वी, सूर्य, तारे, आकाशगंगा, पृथ्वी, सूर्य, तारे, आकाशगंगा, सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह, उनके उपग्रह, उल्कापिंड और धूल मिट्टी के कण, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह आदि, इन सभी को मिलाकर ब्रह्मांड कहते हैं। सभी ग्रह, तारे, आकाशगंगा, चाहे वो सूर्य हो, पृथ्वी हो, तारे हो, आकाशगंगा हो, उपग्रह हो, इनके उल्कापिंड हो, धूल मिट्टी के कण हो, धूमकेतु हो, क्षुद्र ग्रह हो, चाहे फिर जो भी मतलब पाया जा सकता है, पूरा सौरमंडल ब्रह्मांड में नहीं था, कहने का अर्थ तो ये है। तो जितने भी हैं इन सबको मिलाकर, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सारे ग्रहों को मिलाकर, सबको मिलाकर ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? सूर्य, पृथ्वी, आकाशगंगा, सभी ग्रह, तारे, धूल मिट्टी के कण, सबको मिलाकर ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड समझ में आया। सूर्य को भी मिला लो एक साथ, पृथ्वी को भी मिला लो, चंद्रमा को भी मिला लो, सभी ग्रहों के उपग्रहों को मिला लो, सारे उल्कापिंडों को मिला लो, धूमकेतु को मिला लो, क्षुद्र ग्रहों को मिला लो, सबको मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। सबको मिलाकर ब्रह्मांड कहते हैं। कोई बात नहीं। एक सवाल आता है, ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं भाई। कॉस्मोलॉजी ये भी आपको लिखना है।
ये ब्रह्मांड की परिभाषा भी आपको लिखनी है। इन सबको मिलाकर ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को। ऐसा रट जाएगा, ये ऐसा रट जाएगा चैप्टर के, कभी नहीं भूलोगे कि ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इस सब को मिलाकर ब्रह्मांड कहते हैं। पहला चैप्टर चल रहा है विश्व भूगोल में, पहला टॉपिक चल रहा है ब्रह्मांड। अब आती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आज तक आपने ऐसा सिद्धांत नहीं पढ़ा होगा जैसा मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे हुई यानी कि ब्रह्मांड कैसे बना, कहने का अर्थ यह है ब्रह्मांड बना कैसे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे खगोलविदों ने, खगोलविद का अर्थ होता है जो ब्रह्मांड के बारे में, सौर मंडल के बारे में जानकारी रखते हैं, जिसका संबंध इन चीजों से होता है, उन्हें खगोलविद कहते हैं। तो ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे खगोलविदों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, लेकिन उन सिद्धांतों में केवल 3-4 खगोलविदों के सिद्धांत ही सिद्ध हुए हैं, और वो ही महत्वपूर्ण है जो स्पष्ट रूप से, जिन्होंने स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड का निर्माण ऐसे हुआ था। ऐसे 3-4 ही सिद्धांत है, 3-4 ही खगोलविद ऐसे रहे हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई है। बाकी बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं खगोलविदों ने, लेकिन 3-4 ही उनमें से इंपॉर्टेंट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। अब वो जरूरी कौन कौन से हैं जिन्होंने स्पष्ट व्याख्या किया है? नंबर 1, सबसे पहला, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत है। ये सिद्धांत लिख रहा हूं मैं, जो लिख रहा हूं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। सिद्धांत कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। नंबर एक है ओटोरमिड। ये खगोलविद का नाम है ओटोरमिड। किसका नाम है? जिसने सिद्धांत दिया था उसका नाम है ओटोरमिड का धूल परिकल्पना सिद्धांत। ओटोरमिड का धूल परिकल्पना सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत है। ओटोरमिड का धूल परिकल्पना सिद्धांत, ओटोरमिड का धूल परिकल्पना सिद्धांत। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो दिया गया, उसका नाम है लाप्लास का निहारिका परिकल्पना सिद्धांत। लाप्लास का निहारिका परिकल्पना सिद्धांत। लाप्लास का निहारिका परिकल्पना सिद्धांत, ये दूसरा सिद्धांत है। ये भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में है। इन्होंने भी बताया है, लाप्लास जो वैज्ञानिक थे, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ओटोरमिड ने भी बताया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बाद जो सबसे ज्यादा फेमस सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, उसका नाम है जॉर्ज लेमेंतेयर का बिग बैंग सिद्धांत। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे फेमस और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सिद्धांत है जॉर्ज लेमेंतर का बिग बैंग सिद्धांत। ऐसे पूछ सकता है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। ऐसे पूछ सकता है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंतर ने। इसको एक और नाम देते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। जॉर्ज लेमेंतर का महाविस्फोट सिद्धांत भी इसको कहते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत भी पूछे। ब्रह्मांड का महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका उत्तर होगा जॉर्ज लेमेंतर। जो जॉर्ज लेमेंतर थे वो कहाँ के निवासी थे? बेल्जियम के निवासी थे। वो बेल्जियम देश है
यूरोप महाद्वीप में, वहां के निवासी थे जॉर्ज लेमिंथर। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था बिग बैंग सिद्धांत। अब ये बिग बैंग सिद्धांत क्या है, किताब में पढ़ लेते हैं, समझ में ये रट लिया भाई, बिग बैंग सिद्धांत, जॉर्ज लेमिंथर का बिग बैंग सिद्धांत। अब ये बिग बैंग सिद्धांत है क्या, जो महाविस्फोट सिद्धांत है ये है क्या, इन्होंने क्या बताया था इस सिद्धांत में। हमें ये दोनों नहीं पढ़ने हैं, केवल ये वाला सिद्धांत पढ़ना है, लेमिंथर का बिग बैंग सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में इन्होंने बताया क्या, इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया जॉर्ज लेमिंथर ने, तो जॉर्ज लेमिंथर ने बताया कि आज से यानी कि वर्तमान समय से 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले जो ब्रह्मांड था, जो ब्रह्मांड था वो आज के जैसा नहीं था। आज से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड आज के जैसा नहीं था, यानी कि उसमें ना तो सूर्य था, ना ही कोई भी ग्रह था, ना ही इनके उपग्रह थे। जब ग्रह नहीं थे तो उपग्रह कहां से आए थे। तो इन्होंने बताया आज से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड आज के जैसा नहीं था, ना तो सूर्य था, ना तारे थे, ना आकाशगंगा थी, ना ग्रह थे, ना उपग्रह थे, ना उल्का पिंड थे, ना धूमकेतु थे और ना ही क्षुद्र ग्रह थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जो आज ब्रह्मांड का रूप देखने को मिलता है। अब से 15 अरब वर्ष पहले ऐसा नहीं था, ये इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। जब ऐसा नहीं था तो फिर कैसा था। तो आज से 15 अरब वर्ष पहले जॉर्ज लेमिंथर ने बताया कि जो ब्रह्मांड था वो एक गोल पिंड के रूप में था। उदाहरण के लिए जैसे आपने फुटबॉल देखा होगा, जो फुटबॉल होती है खेलने वाली, उसके आकार का। आज से 15 अरब वर्ष पहले जो ब्रह्मांड था वो फुटबॉल के आकार का था, गोलिक पिंड के आकार का था। तो उस फुटबॉल के अंदर, या कह सकते हैं उस पिंड के अंदर, धूल मिट्टी के कण और ऊष्मा, ताप, ऐसी उसके अंदर जो, जिससे उसके अंदर गर्मी बढ़ी, मतलब उसके अंदर धूल मिट्टी के कण थे, ताप था, ऊष्मा थी। अब धीरे धीरे वो ताप ऊष्मा जो है गर्मी को बढ़ाती चली गई, और एक समय ऐसा आ गया, एक साथ नहीं, एक दो वर्षों में, काफी लंबे समय बाद एक समय ऐसा आया कि उसमें जब ऊष्मा ज्यादा बढ़ गई, उसके अंदर गर्मी ज्यादा बढ़ गई, तो वो जो फुटबॉल थी, जो पिंड था, वो फट गया। जो ब्रह्मांड गोल पिंड के रूप में था उसमें धीरे धीरे अंदर गर्मी बनती चली गई, और जब वो गर्मी बढ़ती चली गई तो एक समय ऐसा आया कि वो फट गया। और जब वो फटा तो उसके टुकड़े जो उसके अंदर भरा हुआ था, मतलब धूल मिट्टी के कण जो भरे हुए थे, वो बहुत दूर दूर जाकर बिखरे, वो बहुत दूर दूर जाकर गिर गए। और जहां भी वो गिरे, जो उसके अंदर धूल मिट्टी के कण थे, जहां भी वो गिरे, जिस स्थान पर वो जाकर गिरे, वहां आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। या कह सकते हैं जो धूल मिट्टी के टुकड़े थे, उन्हीं को हम आज वर्तमान में आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा क्या है, जब जो पिंड था, जो गोल पिंड था, जब वो फटा, उसमें से जो धूल मिट्टी के कण निकले, वही जहां स्थान पर जाकर गिर गए, वहां आकाश गंगा बन गई, या उस धूल मिट्टी के कणों को ही हम आकाश गंगा कहते हैं। अब सवाल यह आता है कि आकाश गंगा क्या है। यह था सिद्धांत जॉर्ज लेमिंथर ने बिग बैंग सिद्धांत में बताया है। अब सवाल है कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है। तो इन्होंने बताया 15 अरब वर्ष पहले ऐसा ब्रह्मांड नहीं था जैसा आज है। ब्रह्मांड एक गोल पिंड के रूप में था, उसमें ऊष्मा और गर्मी के कारण उसमें विस्फोट हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। उसमें विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड में विस्फोट होने से वो फट गया, फटने से उसके अंदर जो धूल मिट्टी के कण थे वो बिखर गए, और जहां भी वो गिरे वहां आकाश गंगा का निर्माण हुआ। अब आकाश गंगा क्या है, आकाश गंगा किसे कहते हैं। आकाश गंगा क्या है, तो आकाश गंगा का अर्थ होता है किसी केंद्र के चारों ओर, ये केंद्र है, किसी केंद्र के चारों ओर पाए जाने वाले असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा की परिभाषा है ये, किसी केंद्र के चारों ओर
पाए जाने वाले असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा कुछ ऐसा देखने को मिलती है, या देखने में आकाशगंगा कुछ ऐसा लगती है। ये केंद्र है, इसके चारों तरफ जो तारों के समूह हैं उनको मिलाकर आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा का अर्थ क्या है? किसी केंद्र के चारों तरफ पाए जाने वाले तारों के असंख्य समूह, असंख्य तारों के समूह को कहते हैं आकाशगंगा। अब हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। उसका क्या, उसके 1 अरबवें भाग का भी अनुमान नहीं लगाया जाएगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ब्रह्मांड में लगभग, पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है, और प्रत्येक आकाशगंगा में, एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। अब कोई भी गिन नहीं सकता कि पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। लगभग में 100 अरब आकाशगंगा है पूरे ब्रह्मांड में, ऐसी 100 अरब आकाशगंगा है। और एक आकाशगंगा के अंदर, मान लो यह एक आकाशगंगा है, इसके अंदर 100 अरब तारे हैं। अब जो ब्रह्मांड है, अब एक कभी कभी सवाल बनता है, क्या ब्रह्मांड का आकार घट रहा है या फिर बढ़ रहा है? जो ब्रह्मांड है उसका आकार घट रहा है या फिर बढ़ रहा है? तो जो ब्रह्मांड है उसका आकार कभी भी नहीं घट सकता। आज नहीं, कभी भी नहीं घट सकता। आगे आने वाले समय में कभी भी ब्रह्मांड का आकार घटेगा नहीं, वो बढ़ता ही रहेगा। तो जो ब्रह्मांड है वो बढ़ रहा है। ऐसी जो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मान लो एक आकाशगंगा यहाँ है, एक यहाँ है, तो वो धीरे धीरे ये इधर को जा रही है, ऐसे एक दूसरे से विपरीत जा रही है। सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, जो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। अब सवाल आता है, आकाशगंगा, जो आकाशगंगा है, ऐसी 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसका नाम क्या है? पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, उनमें से एक आकाशगंगा ऐसी है जिसमें हमारा सूर्य है। क्योंकि भाई आकाशगंगाओं के अंदर तारे होते हैं, इनके अंदर तारे हैं, और हमारा सूर्य भी एक तारा है, तो किसी ना किसी आकाशगंगा के अंदर होगा हमारा सूर्य जब तारा है, क्योंकि आकाशगंगा के अंदर तारे होते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न ये है कि जो आकाशगंगा का केंद्र है, ये वाला जो आकाशगंगा का केंद्र है, ये वाला, इस केंद्र को क्या कहते हैं? आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं, बल्ज। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं बल्ज। ये वाला जो है आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं। जो सूर्य है वो जिस आकाशगंगा में स्थित है, हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है, सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है, उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी। हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसका नाम मंदाकिनी है। अब ऐसे भी सवाल बन सकता है, सूर्य किस आकाशगंगा में स्थित है? मंदाकिनी में। कुछ समय के लिए आप इसको मंदाकिनी मान लीजिए। तो सूर्य इसमें कहीं ना कहीं स्थित है, और सूर्य इसमें अकेला स्थित नहीं है मंदाकिनी में। ये हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी जिसमें सूर्य स्थित है, लेकिन सूर्य इसमें अकेला स्थित नहीं है, अपने पूरे सौर परिवार के साथ स्थित है। सौर परिवार में कौन आएंगे? सभी 8 ग्रह हैं, मतलब बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, इन सब के साथ, इनके सबके उपग्रहों के साथ है। कुछ उल्का पिंड भी है, कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं, इन सब के साथ सूर्य इसमें कहीं आकाशगंगा में स्थित है। और जो जितने भी आकाशगंगा के अंदर इसके तारे हैं, सूर्य हो या और कोई भी तारा हो, सभी इसका चक्कर लगाते हैं। सभी तारे इसका चक्कर लगाते हैं। मान लो हम मान लें कि सूर्य कहां पर है? सूर्य यहां पे है, सूर्य यहां पे है, सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है। कोई भी तारा हो वो इसका चक्कर लगाएगा अपनी आकाशगंगा का। जो तारे यहां पे होंगे उनको इसकी परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगेगा, और जो यहां पे होंगे, जो सबसे बाहर होंगे, जो ज्यादा दूर होंगे, उनको सबसे ज्यादा समय लगेगा। भाई जो नजदीक होंगे दिल्ली के, उन्हें दिल्ली पहुंचने में सबसे कम समय लगेगा, और जो दिल्ली से सबसे ज्यादा दूर होंगे उन्हें सबसे ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए
जो यहाँ पे होंगे उनको सबसे कम समय लगेगा, यही ऐसी परिक्रमा करते रहेंगे, लेकिन जो यहाँ पे होंगे इनका क्षेत्र बड़ा है, इनको सबसे ज्यादा समय लगेगा। तो हमारा सूर्य भी इसी में कहीं आसपास स्थित है, मंदाकिनी में। तो सूर्य को इसका एक चक्कर लगाने में, सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। सूर्य 25 करोड़ वर्ष में मंदाकिनी का एक चक्कर लगाता है। इस